एक आर्मी का जवान छुट्टी लेकर घर आता है, शादी करता है और शादी के बाद पत्नी के साथ हनीमून पर जाता है। उसके बाद जब घर आता है, घर आते ही साथियों वह फिर छुट्टी खत्म कर अब अपने काम पर दिल्ली चला जाता है। और जैसे ही दिल्ली जाता है, कुछ महीने गुजरते हैं। पत्नी फ़ोन पर बात करती है और कहती है कि क्या मेरी याद आपको नहीं आ रही है। तभी पति कहता है, जो फौजी रहता है, कि तुम्हारी याद बहुत आती है, लेकिन काम है, देश की सेवा करनी है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, इसलिए छुट्टी नहीं मिल पाती है। अब वह किसी तरह से छुट्टी लेता है और अपनी पत्नी की नाराज़गी खत्म करने के लिए घर के लिए ट्रेन पकड़ता है। लेकिन वह सफ़र और वह छुट्टी उसकी आखिरी छुट्टी होती है। दरअसल साथियों, उसका बेरहमी से कत्ल हो जाता है। और जब कत्ल की हकीकत लोगों के सामने आती है, तो वाकई में बेहद ही खौफनाक हकीकत रहती है और बेहद ही एक फौजी की दर्दनाक कहानी है। साथियों नमस्कार, मैं विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक बेहद ही दर्दनाक और बेहद ही रोचक कहानी के साथ। रोचक इसलिए कि कई मोड़ उसमें आते हैं जो कि रोचक हैं, लेकिन कहानी आज की बेहद ही दर्दनाक रहने वाली है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड में एक जगह लगती है गुमला। गुमला में दो दोस्त रहते हैं, बचपन से साथ खेले रहते हैं, पढ़ाई किए रहते हैं, बढ़े रहते हैं। एक का नाम रहता है मुकेश उरांव और एक का नाम रहता है विनय। दोनों सड़क के उस पार विनय का घर रहता है, सड़क के इस पार मुकेश का घर रहता है। दोनों साथ में ही पले बढ़े और खेल कूद कर एक साथ बड़े हुए, साथ में पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद विनय वहीं पर अपनी बड़ा होकर के दुकान करता है, दुकान देखने लगता है। लेकिन जो विनय का दोस्त रहता है मुकेश उरांव, मुकेश पढ़ाई लिखाई करने के बाद आर्मी ज्वाइन कर लेता है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद कभी जम्मू तो कभी गुजरात, कई बॉर्डरों पर उसने देश की सेवा की। उसके बाद अब वह दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली आता है, उसका बचपन से जुनून रहता है देश सेवा करने की। अब वो आर्मी में जब भर्ती हो जाता है, तो वह देश की सेवा में दिनों रात लगा रहता था, मन लगाकर काम करता था, परिवार से बातें करता था। तभी उसकी माँ एक दिन मुकेश को फ़ोन करती है, फ़ोन कर बताती है कि बेटा, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, लड़की का नाम बिंदेश्वरी है और बिंदेश्वरी से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि बिंदेश्वरी बहुत ही अच्छी लड़की है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है और बाकी पढ़ी लिखी भी है। अब लड़का फ़ोटो मंगवाता है, उसे व्हाट्सएप से फ़ोटो भेजा जाता है। अब मुकेश जब उस लड़की की फ़ोटो को देखता है, तो बड़ा ही अचंभा रहता है। दरअसल वह लड़की उसके साथ पढ़ी थी और वह उस लड़की को जानता था, और वह लड़की विनय के साथ भी पढ़ी हुई थी। अब वह शादी के लिए हाँ कर देता है, शादी फिक्स हो जाती है और मुकेश अब छुट्टी लेकर घर आता है। घर आता है, धूमधाम से उसकी शादी विद्येश्वरी के साथ की जाती है। और अब जब शादी करके दुल्हनिया को घर लाता है, तो फौजी अपने दुल्हन के साथ हनीमून पर जाने का प्लान बनाता है। कुछ दिनों बाद वह हनीमून पर जाता है और जब हनीमून से वापस आता है, और वह क्षण जब वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर जब बॉर्डर पे जाने लगता है, तो घर में मातम जैसा माहौल हो जाता है। मातम जैसा माहौल साथियों इसलिए हो जाता है कि जो पत्नी रहती है, वो अपने पति को जाते हुए नहीं देख पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और फौजी मुकेश के आंखों में भी परिवार को छोड़ के बॉर्डर पर देश सेवा के लिए जाने का गम था। अब हालांकि ड्यूटी थी, जाना तो था ही, छुट्टी खत्म हो चुकी थी। अब पास का ही दोस्त उसका विनय बाइक लेकर आता है और मुकेश को बाइक पर बैठाता है और ले जाकर बस स्टैंड तक छोड़ता है। अब वहाँ से मुकेश ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली चला जाता है। अब 2 महीने बीत जाते हैं। इधर नई नवेली पत्नी अपने फौजी पति से बातें करती, कभी वीडियो कॉल पे तो कभी फ़ोन पर तरह तरह के फ़ोटोज़ भेजती, बातें करती। लेकिन अब एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि कब तक फ़ोन पर बातें करोगे, यूं ही छोड़कर चले गए हो, एक ही रात के लिए आ क्यों नहीं जाते। अब पति मुकेश सोचता है कि पत्नी सही कह रही है। अब वह फिर से अपने अधिकारियों से बात करता है, छुट्टी लेता है और छुट्टी लेकर घर आता है। और जैसे ही घर पहुंचता है, कुछ ही दिन बीतते हैं कि उसी के घर में एक 4 से 5 लोग करीब 11 जनवरी को आते हैं और उसे मार डालते हैं, लूटपाट करते हैं और उसकी पत्नी को भी बुरी तरह मारते हैं। पत्नी भी जख्मी हो जाती है और जख्मी हालत में उसकी पत्नी को छोड़
फौजी को मारकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जो पत्नी रहती है बुद्धेश्वरी, वह फौरन ही अपने किसी तरह से संभल कर अपने दर दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है और अपने पति को गंभीर चोट लगने की भी बात बताती है। अब उधर रिश्तेदार और जो आसपास लोग मौजूद थे वह भाग कर आते हैं। रात करीब 11 बज रहा था। अब 11 बजे रात को लोग आते हैं। पत्नी का भी हाथ कटा था, पैरों पे भी चोट के निशान थे, गले पे भी चोट के निशान थे। अब पत्नी विद्येश्वरी और उसके फौजी पति को लेकर दोनों को पड़ोसी और उसके रिश्तेदार हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर मुकेश यानी कि फौजी जवान को मृत घोषित कर देते हैं। अब मुकेश की मृत्यु हो जाती है और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल रहता है। किसी तरह से पत्नी तो बच जाती है, लेकिन अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, शिकायत दर्ज कराई जाती है। अब पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है और साथियों जब तहकीकात शुरू करती है तो एक बेहद ही शर्मसार कर देने वाली कहानी सामने निकल कर आती है। दरअसल साथियों, मुकेश और विनय शुरू से साथ में रहा करते थे। साथ में रहते रहते जो भी काम करते थे उसमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। एक बार उसके कॉलेज में मुकेश का किसी लड़के से झगड़ा हो जाता है तो विनय उस लड़के को इतना मारता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब मुकेश कहता है कि तुम्हें इतना मारने की क्या ज़रूरत थी। विनय कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें मैं बहुत मानता हूँ, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मेरे सामने तुम्हें कोई कैसे बोल सकता है। अब मुकेश जब यह बात सुनता है तो अपने दोस्त की पीठ थपथपाता है और वहाँ से चला जाता है। साथियों, अक्सर कर वह आता जाता था और जो विनय रहता है, जब मुकेश नहीं था तो विनय ही उसके घर की देखभाल करता था और जो भी ज़रूरत पड़ती थी बुद्धेश्वरी विनय को फ़ोन करती थी और विनय सामान लाकर घर पर दे दिया करता था। कभी कभार उसके माता पिता उसके घर पर आते थे और उसके बाद क्योंकि वह शहर में रहती थी और बाकी वहाँ से अपनी पढ़ाई लिखाई भी अभी कर रही थी। आगे की पढ़ाई लिखाई मुकेश उसका एडमिशन करवाता है, लड़की आगे की पढ़ाई लिखाई भी करती है क्योंकि बहुत अच्छे परिवार से बुद्धेश्वरी नहीं रहती है। अच्छे परिवार का मतलब कि काफ़ी गरीब परिवार से रहती है, मात्र 12वीं पास रहती है। तो मुकेश चाहता था कि आगे की पढ़ाई कराकर इसे और आगे बढ़ाया जाए। अब वो आगे की पढ़ाई कर रही थी तो शहर में ही कमरा लेकर रहती थी और विनय भी उसी शहर में अक्सर आता जाता था। अब विनय एक दिन किसी काम से जब उसके कमरे पर जाता है तो बुद्धेश्वरी उससे बातचीत करती है और दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। हालांकि बुद्धेश्वरी पढ़ाई के समय से विनय को जानती थी। अब काफ़ी गहरी दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो दोस्ती अब फ़ोन तक पहुंच जाती है। अब इधर अक्सर विनय उसके कमरे पर आता जाता था तो अपने पति की बात करती, घर परिवार की बात करती, पढ़ाई लिखाई की भी बातें किया करती थी। अब विनय के साथ कभी कभी वह घूमने भी जाती थी। अब एक दिन विनय घुमाने के चक्कर में बुद्धेश्वरी को देर हो जाती है। अब रात हो जाती है तो बुद्धेश्वरी कहती है कि एक काम करो विनय, तुम मेरे कमरे पर ही एक रात के लिए ठहर जाओ, तुम कल चले जाना। अब एक रात वह रुकता है और उसी रात अब बुद्धेश्वरी यानी कि मुकेश की पत्नी अब विनय के कमरे में जाती है। रात को कमरे में जाती है तो विनय उसे देखकर अजीब सा बिहेव करता है। अब उसे डर लग रहा था कि इतनी रात को उसके दोस्त की पत्नी उसके कमरे में क्या करने आई है। अब उसके कमरे में जाती है, उससे बातचीत करती है और उसे टच करने लगती है, कभी हाथ पकड़ती तो कभी उसके गालों को सहलाती। अब इतना देखते ही विनय सब कुछ समझ चुका था। विनय कहता है कि देखो, ये गलत कर रही हो, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो। लेकिन अब इसी बात पर बुद्धेश्वरी नाराज होती है और कहती है कि तुम्हारा दोस्त तो मेरे पास नहीं है, आज रात तुम मेरे पास रहो, जो चाहोगे वो करो, जो तुम्हारा मन है वो मेरे साथ करो, मैं किसी से कुछ कहने वाली नहीं हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अब विनय अपने आप को रोक नहीं पाता है। अब बुद्धेश्वरी बेहद ही खूबसूरत महिला रहती है और उसे देखने के बाद विनय अपने आप को नहीं रोक पाता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब यहाँ से फिजिकल रिलेशन का दौर साथियों शुरू हो जाता है। अब आए दिन वह अपने घर को छोड़कर विनय उसी के पास रहता था और उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उसे एक पत्नी की तरह मानता था और उसे लेकर घूमता था। कभी पार्कों में जाता था तो कभी शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में लेकर घूमता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगे कि अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, रातों को सोना, हर एक काम करना शुरू कर दिया। अब इधर धीरे धीरे बात बढ़ती गई। अब जब भी मुकेश फ़ोन करता था तो कभी
इसका नंबर बुद्धेश्वरी का वेटिंग आता था, तो कभी बिना का नंबर वेटिंग आता था, तो वो परेशान हो जाता था कि आखिर दोनों का नंबर वेटिंग आ रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो शक करने लगता है। अब इसी बीच उसकी पत्नी फ़ोन करती है और फ़ोन कर अपने पति से बातें करती है। तभी वो मुकेश पूछता है कि आखिर तुम्हारा नंबर कई बार मैंने ट्राई किया है और तुम रातों को बिज़ी रहती हो, आखिर कहाँ बिज़ी रहती हो? तो वह कहती है कि देखो, मैं अपने माँ और पापा से बात करती हूँ, बाकी समय तुमसे बात करती हूँ। मुझ पर खामखा शक क्यों कर रहे हो? अगर इतना ही मिलने की जल्दी है, इतना ही प्यार करती हो, तो घर क्यों नहीं आ जाते? अब इस पर इतनी सी बात कर पत्नी फ़ोन कट कर देती है। अब जब पत्नी फ़ोन कट कर देती है, तो वहाँ से मुकेश सोचता है कि पत्नी सही कह रही है। अब वो छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद घर आता है और जैसे ही घर आता है, कुछ ही दिनों बाद रात को जब वो अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तो वो काफ़ी गहरी नींद में था। तभी उस पर एक फ़ोन आता है उसकी पत्नी पर। उसकी पत्नी फ़ोन लेकर बाहर जाती है और बात करने लगती है। आधे घंटे हो जाते हैं करीब, वो कमरे में नहीं लौट कर आती है। तभी मुकेश की आंखें खुलती है और मुकेश भी बाहर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी आखिर किससे बात कर रही है। वह छुप कर देखने लगता है, सुनने लगता है। तभी पता चलता है कि वह उसके दोस्त बिना से बातें कर रही है। अब जब वह कमरे में आती है, तो मुकेश कहता है कि देखो, जो तुम कर रही हो यह सही नहीं है। मुझे पता है कि तुम विनय से बातें करती हो और विनय से तुम्हारा संबंध है। अब जैसे ही यह बात सुनती है, पत्नी कहती है कि हाँ, मेरा उससे संबंध है। तुम्हारे ना रहने पर मैं उसके साथ कई रातें गुजारी हूँ, और बताओ क्या कर लोगे? तभी मुकेश कहता है कि देखो, अगर तुम्हें वो इतना ही पसंद है तो तुम उसी के साथ चली जाओ, मुझे छोड़ दो। अब पत्नी यह बात सुनती है तो वह सन्न रह जाती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी मुकेश कहता है कि मैं अपने मम्मी और पापा से बात करता हूँ, तुम्हारे भी मम्मी पापा से बात करता हूँ, और तुम मुकेश के साथ शादी कर लो, सॉरी, विनय के साथ शादी कर लो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, जो मेरे साथ होगा मैं देख लूँगा। अब इधर बुद्धेश्वरी को सदमा लगता है। वो समझ गई थी कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। अब सारी बात उसके माँ बाप तक पहुँच जाएगी, यानी कि लोगों तक पहुँच जाएगी और उसकी बदनामी होगी। अब वह परेशान होकर फ़ौरन ही विनय को बुलाती है फ़ोन कर। और रात में जब उसका पति रात 2 बजे करीब सो रहा था, तो विनय बाहर के दरवाजे से आता है, दरवाज़ा खोल कर रखती है और दरवाजे से आता है और आते ही एक चाकू से उसके गले पर वार करता है। और जो पत्नी रहती है, अपने ही फौजी पति के सर पर लोहे के रॉड से वार करती है, जिससे उसका सर फट जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। उठने की कोशिश करता, अपने आप को बचाने की कोशिश करता, आवाज़ें लगाता, लेकिन वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था। इसी बीच विनय और उसकी पत्नी उसको मार डालते हैं, गला भी दबाते हैं। सब पूरी स्थिति में, यानी कि उनको पता चल जाता है कि अब मुकेश की मौत हो चुकी है। तो वहाँ से विनय प्लान के तहत वहाँ से फरार हो जाता है और सारे रूम के कपड़े इधर उधर फेंक देता है। लेकिन जब पुलिस आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तो पता चलता है कि उसका गला दबा करके भी हत्या की गई थी। अब वहीं से पोल खुलने लगती है। पत्नी के बताए अनुसार पुलिस को शक होने लगता है। अब पुलिस पत्नी को, बुद्धेश्वरी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर पूछताछ करने लगती है। अब वह टूट जाती है और टूटती है तो अब बताती है कि उसने प्लान के तहत यह सोचा था कि अगर मुकेश की हत्या कर दी जाएगी, तो मुकेश की हत्या अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, और जब नौकरी मिल जाएगी तो मैं विधवा नारी के तहत मैं जिससे चाहूँगी शादी कर लूँगी। तो बाद में मैं विनय से शादी कर लूँगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब जब यह बात पुलिस वालों को पता चलती है, बुद्धेश्वरी के माँ बाप को पता चलती है, मुकेश के माँ बाप को पता चलती है, साथियों, जनता के बीच में जब यह आवाज़ जाती है, लोगों के कानों में जब यह आवाज़ गूंजने लगती है कि एक पत्नी ने अपने हवस के लिए अपने ही पत्नी का गला घोट दिया और गला घोट उसका नौकरी पाना चाहती थी। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, विनय और उसकी प्रेमिका बुद्धेश्वरी को, और गिरफ्तार कर साथियों जेल भेज देती है। लेकिन एक बुद्धेश्वरी जिसने अपने पति के साथ साथ एक सेना के जवान, एक भारत माँ के लाल की हत्या की, अब लोगों में आक्रोश जागने लगता है। वहाँ के लोग गुमला के उपद्रव हो जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं, पुलिस से कहते हैं कि इसको ऐसी केस में एक ऐसा केस लगाइए कि इन दोनों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने ऐसा काम किया है
कि एक व्यक्ति के साथ साथ एक देश सेवा करने वाले जवान की भी हत्या की है सिर्फ हवस के लिए। अब साथियों, पुलिस दोनों को जेल तो भेज देती है। किसी तरह से उपद्रवी यानी कि जो लोग हंगामा कर रहे थे वह शांत हो जाते हैं। लेकिन जब यह खबर लोगों के कानों तक मीडिया के माध्यम से पहुंचती है तो साथियों, लोग हैरान रहते हैं कि आजकल की पत्नी अपने चरित्र में न जाने क्या क्या छुपा के रखती हैं, कि कभी किसी की हत्या करवा देती हैं और कभी किसी और की छोड़ी अपने पति की हत्या सिर्फ हवस के लिए करवा देते हैं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है और अपना नाम लेने की अपील की है, जिनमें सुनील चौधरी हैं बीकानेर सेंट्रल जेल से, राहुल सिंह हैं लखनऊ के रहने वाले हैं, आनंद गुप्ता उत्तर प्रदेश मऊ के हैं, KM राजी राजस्थान के रहने वाले हैं, ओम नेगी हैं, सोहन लाल सेठिया हैं ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं, फैजल खान भाई हैं, सौरभ राय जी हैं वाराणसी बनारस से। तो साथियों, कहानी कैसी लगी अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।